हाय यार, मैं हूँ अग्रिम, एंट्री एलिवेट हिंदी की तरफ से। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 में एक हाई पेइंग वेब डेवलपर की जॉब आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, जिन लोगों ने अच्छी हाई पेइंग जॉब सिक्योर करी थी, हमने उनकी जर्नी को थोड़ा पढ़ा। हमने देखा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो और लोगों ने नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको ऐसी जॉब मिली जो बाकी लोगों से उनको बहुत ज़्यादा पे कर रही थी। और फिर उस प्रोसेस को हमने थोड़े स्टेप्स में बांटने की कोशिश करी। ठीक है, तो इवेंचुअल जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, वो हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टेप्स आए जो अगर आप परफॉर्म कर लेते हो तो फिर आप एक हाई पेइंग जॉब लेने के बहुत ज़्यादा केपेबल हो जाते हो और आपको वो जॉब इजीली मिल भी जाती है। और फिर उन स्टेप्स को आप कैसे कर सकते हो, उनको आप कैसे लाइक प्रोसीजर क्या है उनको करने का, वो चीज़ भी प्रिपेयर करके रखी है। ठीक है, तो हम इसी एक एक स्टेप को देखना शुरू करेंगे। और इस वीडियो में क्या होगा, आप इस वीडियो को चाहे आप जो मर्जी हो आप इसको बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तब भी ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जो एक स्विच करके हायर पेइंग जॉब में जाना चाह रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को इजीली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उससे पहले मैं बता दूंगा कि ये स्टेप एक्सपीरियंस बंदे के लिए अप्लाई करता है या नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो फिर तो आपके लिए हर एक स्टेप अप्लाई करता ही है इन ऑर्डर। ठीक है, जिस ऑर्डर में मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है यार, तो सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है फ्रेशर्स के लिए, जो एक आई थिंक सबसे कॉमन और सबसे ऑब्वियस फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी एक स्किल्स का सेट बनाना है, आपको अपना स्किल सेट फॉर्म करना है। ठीक है, इसमें भी एक कैच है जिस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको अपना ढूंढना है कि आपको क्या क्या सीखना होता है और आपको उन स्किल्स को सीखना शुरू करना है। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये ढूंढने वाला पार्ट ना एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब आप अगर आज एकदम जीरो, आपको कुछ भी इस टाइम नॉलेज नहीं है और मैं आपको कहूँ कि आपको भाई क्या क्या सीखना है आपको पता होना चाहिए, ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि जब आप पहले वेब डेवलपर बनने की सोच रहे हो ना, तो फिर आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का वेब डेवलपर बनना है। ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपर के भी ना मल्टीपल टाइप्स होते हैं, सिर्फ एक तरीके का वेब डेवलपर नहीं होता है दुनिया में। ठीक है, तो वेब डेवलपर के अगर आप उनको बांटना चाहो, ठीक है, मेजर मेजर टाइप की चीज़ों में, तो 3 तरीके के वेब डेवलपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेजर डिविजन्स। सबसे पहले टाइप का वेब डेवलपर होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में इधर नहीं जा रहा हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली वो होता है जो एक वेबसाइट की लुक को बनाता है, यूआई को बनाता है, जो आपको एक वेबसाइट पे दिख रहा है ना, मतलब जो आपके सामने सामने चीज़ें लगी हुई हैं, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है और वो उस वेबसाइट को सुंदर बनाता है और हर चीज़ करता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर पहला होता है। दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर वो होता है जो आपकी साइट की जो पीछे की हिडन फंक्शनिंग है, क्योंकि आपकी साइट में ना देखो सिर्फ जो दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो दिख रहा है उस वो तो सिर्फ 50% है, बाकी 50% बैक एंड है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम आपके मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम आपको ट्रेंडिंग पोस्ट दिखा रहा है तो वो ट्रेंडिंग पोस्ट में ट्रेंडिंग में कौन सी पोस्ट आनी चाहिए ये कैसे डिसाइड हुआ? किसी ने तो कोड लिखा होगा ये करने का, है ना? तो इस टाइप की चीज़ें जो आपको दिख नहीं रही हैं, जो पीछे हो रही हैं, वो एक बैक एंड डेवलपर करता है। ठीक है, और तीसरा जो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली एक वेबसाइट को शुरू से एंड तक कंप्लीटली सिर्फ अपने दम पे कैरी करने की नॉलेज और स्किल्स को रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यार, आपको ना इन तीनों में से एक पाथ चूज करना होगा और वो पाथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे शुरू से ही मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता होगा कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप ना एक वेब डेवलपमेंट का, क्योंकि देखो शुरू के स्टेप ना इन तीनों के सेम है, फ्रंट एंड बनना चाहो, आप बैक एंड बनना चाहो या फिर आप फुल स्टैक बनना चाहो, जो आपको शुरू के स्टेप फॉलो करने हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप शुरू में ना इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करोगे और आप फ्रंट एंड में एक थोड़ी सी अपनी पीक लोगे कि भाई फ्रंट एंड अगर मैं कर रहा हूँ तो वो कैसी है, फ्रंट एंड में क्या करना पड़ रहा है, किस टाइप का कोड लिखना पड़ रहा है, कैसा मेरा कोड दिख रहा है, क्या मेरे को वो करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी सी पीक लोगे बैक एंड में, आप देखोगे कि भाई जो बैक एंड में कोड करना पड़ता है वो कैसा दिखता है, उसको करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ता है, मेरे को क्या वो करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, और फिर आप देखोगे फुल स्टैक में आपको क्या करना पड़ रहा है और इवेंचुअली आपको जिस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, जो आप इजीली कर पा रहे हो, उस टाइप के डेवलपर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये होता है। प्लस आपको साथ में एक और चीज़ जो अपने उसमें रखनी होती है कंसिडरेशन में, जब आप एक टाइप ऑफ डेवलपर चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, वो ये होता है कि किस टाइप की सैलरीज आप ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, Indeed.com जो वेबसाइट है उसके हिसाब से हम एवरेज सैलरीज देखते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर की क्या क्या होती हैं। देखो फ्रंट एंड डेवलपर अगर होते हैं ना
तो उनको अराउंड 9.5 lakhs पर एनम एज एन एंट्री लेवल जॉब, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो 9.5 lakhs पर एनम आपको ऑन एवरेज मिल सकता है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर Indeed.com से, ठीक है। बैक एंड डेवलपर अगर आप हो तो आपको 8.5 lakhs पर एनम मिल सकता है एज अ एंट्री लेवल बैक एंड डेवलपर, फिर से Indeed.com की वजह से। और अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो जो कि आप इन दोनों की स्किल्स का मिक्सचर हो, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपको अराउंड 10.5 lakhs पर एनम तक का एवरेज पैकेज शुरू में ही मिल सकता है, ठीक है। और ये एवरेज है, आपको इससे बहुत ज़्यादा का भी मिल सकता है, ठीक है। और जो चीज़ें हम बताएंगे वो फॉलो करोगे तो चांसेस हैं कि आप इससे ज़्यादा वाले को भी इजीली लैंड कर लोगे, है ना। तो ये तो एवरेज पैकेज है। अब इसमें हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि फुल स्टैक का सबसे ज़्यादा एवरेज पैकेज है, उसके बाद फ्रंट एंड का है, उसके बाद बैक एंड का है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड का ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ से हमने देखा है वहाँ पे फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड इस ऑर्डर में आ रहे हैं, और फुल स्टैक के हमेशा हमारे सबसे ज़्यादा पैकेजेस हमारे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यार आप सबसे पहले एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग शुरू करोगे, ठीक है। आप दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीखनी शुरू करोगे, और फिर अगर आपको लगता है कि यार बैक एंड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप बैक एंड को साइड में छोड़ दो और आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ। अगर आपको लगता है फ्रंट एंड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा साइड में छोड़ दो और बैक एंड पे लग जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर हम इस सारे को एक छोटी सी एक लाइन में डालने की कोशिश करें, आपका सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? आपका सबसे पहला स्टेप हुआ कि आप किसी भी एक सोर्स से, एक सोर्स चुन के, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना, एक सोर्स चुन के आप अपने फुल स्टैक डेवलपर बनने के स्किल्स को सीखना शुरू करो किसी अच्छे टीचर के साथ, ठीक है। अब उसके लिए यार देखो, उसमें एक्चुअली मेरे पास आपके लिए एक सोर्स भी है। तो एंट्री एलिवेट की तरफ से ही हम एक कोर्स लाए हैं, ठीक है, और वो फुल स्टैक डेवलपर का ही कोर्स है, जिसमें हम आपको ऑनलाइन 150 आवर्स की वीडियोस देके सिखा रहे हैं, प्लस उसके अगर आप प्रीमियम वाले वर्जन में जा रहे हो जिसमें आपको इंटर्नशिप गारंटी भी मिल रही है और आपको लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिल रही है, ठीक है। तो ये सब अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो फिर आप एंट्री एलिवेट के फुल स्टैक डेवलपर कोर्स को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा यार, उस लिंक पे जाके आप अपनी डिटेल्स डाल दो। बाकी कोई ना कोई हमारी टीम से आपसे बहुत जल्दी रीच आउट करके आपके बाकी सारे डाउट्स भी क्लियर कर देगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपकी हेल्प भी कर देगा, ठीक है। और आपको प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से एक ब्रीफ मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर से अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप एक अच्छा कोर्स चुनो और उसमें आगे बढ़ो। एक कोर्स की बहुत अच्छी ऑप्शन जो हम लोग लाए हैं वो एंट्री एलिवेट की तरफ से फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स है, ठीक है। तो इससे आपका पहला स्टेप कवर हो जाएगा कि आप अपनी एक स्किल सीखने की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। बाकी जब आप रास्ते में होगे, अपनी स्किल सीख रहोगे, तो आप डिसाइड कर पाओगे बेटर कि आप कौन से टाइप ऑफ डेवलपर बनने पे जाना चाहते हो, ठीक है। और उस पर फिर आप अपना पाथ एक चुन लोगे, ठीक है। फिर अब मान दें आपने अपना थोड़ा बहुत टाइम लगाया, आपने थोड़ी डेडिकेशन लगा के स्किल्स को फॉर्म कर लिया, अब आपको जो चीज़ें एक डेवलपर को आनी चाहिए वो आपको आती हैं, ठीक है। तो इससे आपका पहला स्टेप कवर हो गया। लेकिन अभी इसमें यार एक दिक्कत ये है कि ये स्किल सबको आती है, ठीक है, लेकिन हाई पेइंग जॉब सबको नहीं मिल रही। तो अभी आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आप अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा सेट अपार्ट कर पाओ, आप दिखा पाओ कि भाई मेरे को जो आता है वो बेटर आता है बाकी लोगों से, तभी आपको कोई हाई पेइंग कंपनी जॉब देगी, ठीक है। वरना तो आपको एवरेज वाली जॉब ही मिलेगी जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि आप एक अपने आप को सेट राइट कर पाओ, एक अच्छे पाथ पे डाल पाओ। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जो कि है कि आप प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स करो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स यार देखो, प्रोजेक्ट्स ना शायद बहुत लोग को वो पता होता है कि होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स को बहुत लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे को अच्छे से करने चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो एक प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रोजेक्ट में आप अपनी स्किल्स को शो कर रहे हो, और मतलब जो आप शो कर रहे हो उसको पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो, मान लो आप आज एक जाते हो और आप एक लिंक्डइन का क्लोन बना देते हो, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक लिंक्डइन का क्लोन बना देते हो तो फिर उससे जब कोई रिक्रूटर आपके पास आएगा और वो आपके उस प्रोजेक्ट को देखेगा, तो फिर उस रिक्रूटर को क्या समझ आएगा कि आप जो स्किल्स पोजेस करते हो, आपको उनको इतने अच्छे से यूज़ करना आता है और आपको हर स्किल को आपस में जोड़ना इतने अच्छे से आता है कि आप एक लिंक्डइन जैसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी अकेले से इतने अच्छे से बना पा रहे हो कि आप उसका एग्जैक्ट क्लोन कर पा रहे हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स इन जनरल, अगर सिर्फ लिंक्डइन क्लोन पे हम लिमिटेड ना रहें, प्रोजेक्ट्स इन जनरल से हमारा रिक्रूटर को हम क्या बता पा रहे हैं कि जो हमने स्किल सीखी हैं, ठीक है, वो हमें पता है सबने सीखी हैं, लेकिन क्या हर बंदा उन स्किल्स को उतने अच्छे से अप्लाई करना जानता है जितने अच्छे से हम जानते हैं? नहीं, ठीक है। और ये चीज़ हम अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बना के अपने रिक्रूटर को
बताएंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ स्किल सीखने के बाद कि आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। लेकिन यार मैंने 2 नाम बोले थे, मैंने प्रोजेक्ट के साथ साथ हैकाथॉन भी बोला था। तो हैकाथॉन का क्या रोल होता है? हैकाथॉन ना बेसिकली आपको ऐसा, आप जैसे प्रोजेक्ट से आपने अपने रिक्रूटर को ये दिखा दिया कि मेरे को स्किल्स को यूज़ करना आता है। लेकिन एक रिक्रूटर ना सिर्फ और स्किल्स को नहीं देखना चाहता, वो देखना चाहता है कि अगर आप एक 200 लोगों की टीम में जा रहे हो तो क्या आपको उनसे कोलैबोरेट करना आता है, क्या आप एक अच्छे तरीके से टीम में प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे, है ना। क्योंकि अगर मान लो आप अकेले एक अच्छे डेवलपर हो भी सही, लेकिन आपको और लोगों से कोलैबोरेट करना नहीं आता, तो फिर कहीं ना कहीं रिक्रूटर के हिसाब से आपको उस जॉब में एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेक्स्ट चीज़ जो आप एक रिक्रूटर को दिखाना चाहते हो एक अच्छी जॉब लेने के लिए, वो है कि आप एक अच्छे टीम वर्कर हो, आपको डेडलाइंस को फॉलो करना आता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो आपको कोई काम देगा तो फिर अगर उसने आपको 1 महीने में ख़त्म करने को बोला आप 4 महीने में ख़त्म करके दे रहे हो, है ना। ऐसा आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप डेडलाइंस पे अच्छे हो, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप टीम में अच्छा काम करते हो, और आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप एक इनोवेटिव माइंड हो, ठीक है। आप नए नए आइडियाज़ सोच सकते हो, और ये सब करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है हैकाथॉन। तो देखो अगर आप टेक में नहीं हो तो आपने प्रॉबेबली हैकाथॉन का नाम नहीं सुना है, तो मैं आपको बताता हूँ हैकाथॉन होता क्या है। हैकाथॉन ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड का एक कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आपको शुरू में बस इतना बताया जाता है कि आपको इस थीम पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप किसी हैकाथॉन में जा रहे हो सकता है वो आपको बोले आपको वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है ये आप खुद सोचो। तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करेगा और लोगों के लिए, ठीक है। और उसमें फिर आप क्या करते हो, आप एक टीम बनाते हो, जनरली 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की, कितने लोगों की टीम बनानी है वो हैकाथॉन पे डिपेंड करता है, वो लोग आपको बताते हैं। लेकिन बेसिकली आप कुछ लिमिटेड लोगों की एक टीम बनाते हो, और आपको बोला जाता है कि आज फॉर एग्जाम्पल आज मान लो 1 जनवरी है, तो फिर आज से 3 दिन बाद 4 जनवरी को 4 बजे आपको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच में आप अपनी उस टीम के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप आइडिएशन करते हो कि भाई हम क्या बना सकते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट पे अच्छा लगेगा। अब उस पर काम करना शुरू करते हो, आप अपनी स्किल्स अप्लाई करके उन चीज़ों को फॉर्म करते हो, और इवेंचुअली आप 4 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल 4 बजे अपनी उस प्रोजेक्ट को एक जजेस के पैनल को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, अगर उन पैनल को आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप इवेंचुअली उस हैकाथॉन के विनर डिक्लेयर हो जाते हो, ठीक है। तो हैकाथॉन का फ़ायदा क्या हुआ, हैकाथॉन का फ़ायदा हुआ कि आपको अपनी स्किल्स, टीम वर्क और डेडलाइन फॉलो करने की एक अच्छी एक अच्छा तरीका मिल रहा है, जिससे आप रिक्रूटर को दिखा पा रहे हो कि आप ये सब कर पाते हो। और हैकाथॉन के और फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। एक साइड बेनिफिट क्या है कि हैकाथॉन में के बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस होते हैं, लाखों रुपए के प्राइस तो बहुत कॉमन होते हैं किसी भी हैकाथॉन में, ठीक है। आपको बहुत हैकाथॉन्स मिल जाएंगे जो आपको लाखों रुपए दे रही हैं सिर्फ जीतने पे, है ना। प्लस आपके रेज्यूमे पे हैकाथॉन, अगर आप कोई अच्छी पोजीशन भी लाए हो, इवन इफ आप मान लो आपके लाख रुपए नहीं भी जीते, अगर आप कोई हैकाथॉन जीते हो ना, तो वो आपके रेज्यूमे पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक रिक्रूटर उसी को देख के आपके बारे में एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो एक बार अगर हम शुरू से देखें, पहला स्टेप हमने देखा था कि आपने स्किल्स फॉर्म करी थी। दूसरा स्टेप हमने देखा है कि अब जो आपने स्किल्स फॉर्म करी हैं, अब उनको एक रिक्रूटर को बहुत अच्छे से दिखाना चाह रहे हो कि मैंने ये स्किल्स फॉर्म करी हैं। उसका जो मीडियम है वो हमने क्या लिया है, हमने प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स को लिया है। तो सेकंड स्टेप में आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पे फोकस करना चाहते हो, ठीक है। एटलीस्ट 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो, जिसमें चाहे आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का क्लोन बनाओ, या अगर आपके दिमाग में कोई अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं अपने, तो आप वो चीज़ बनाओ, ठीक है। और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ आप थोड़ी बहुत हैकाथॉन्स पे भी फोकस करोगे, जिससे आप अपने थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में या अपने रिक्रूटर को बहुत अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होगा कि अब देखो जितना आपने सीख लिया है ना, इससे आप एक ऑलरेडी अच्छी खासी पोजीशन पे आ चुके हो, ठीक है। तो अब आप बेसिकली 2 स्टेप पैरेलल में चलाओगे, ठीक है। अगर आपने स्किल सीख ली हैं और आपने प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स कर लिए हैं, तो अब आप एक अच्छे खासे लेवल पे हो, और शायद अगर आपको एक बेसिक पेइंग वाली जॉब चाहिए ना, आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कि हम एक हाई पेइंग जॉब का रोड मैप देख रहे हैं, अभी हम इसमें 1-2 चीज़ें और करते हैं, ठीक है। तो अब आप 2 पैरेलल पाथ पे चलोगे। एक पैरेलल पाथ है कि आप साथ साथ, ठीक है, ये चीज़ तो एक्चुअली आप साथ साथ करोगे जब आप प्रोजेक्ट हैकाथॉन कर रहे हो, आप साथ साथ ही थोड़ी इंटर्नशिप्स वगैरह देखो, ठीक है। हो सकता है आपको जॉब इस टाइम बहुत हाई पेइंग नहीं मिल रही, जिसमें आपको क्या हो रहा है कि मतलब छोटी मोटी जॉब मिल रही है, लेकिन इंटर्नशिप मान लो 1 महीने की इंटर्नशिप, 2 महीने की इंटर्नशिप एज अ जूनियर इंटर्न आपको बहुत कंपनीज देने को इस टाइम रेडी होंगी, ठीक है। अब इंटर्नशिप करने का आपको एक्चुअली में फ़ायदा होगा क्या,
इंटर्नशिप का देखो सबसे अच्छा फ़ायदा कि अगर आपके रेज्यूमे पे एक इंटर्नशिप है तो आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, ठीक है। अगर आपके रेज्यूमे पे इंटर्नशिप है तो अब रिक्रूटर को पता है कि आपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है, आपको पता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कैसे चलता है, कैसे आपको और टीम्स से कोलैबोरेट करना पड़ता है, कैसे एक नेटवर्किंग होती है, कैसे सब कुछ चलता है ना। तो इंटर्नशिप्स पे आप थोड़ा बहुत फोकस करना चाहते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। अगर मान लो जैसे आप हमारे कोर्स जैसे किसी प्रोग्राम में हो, फिर तो आपको इंटर्नशिप गारंटी मिल ही रही है। लेकिन मान लो आप किसी और जगह पे हो, तो इंटर्नशाला हो गया या ऐसे बहुत फ्रीलांसर हो गया, ऐसे बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिलती हैं। कुछ ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। और इंटर्नशिप लेते हुए यार एक चीज़ ध्यान रखना, इंटर्नशिप लेते हुए पैसों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इंटर्नशिप का आपका मेन एम है आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करना, ठीक है। तो अगर आप अपने रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो तो उसमें आपने कहाँ पे काम किया और आपने क्या काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर उसमें महीने के 1 लाख रुपए मिल रहे थे तो फिर उससे रिक्रूटर को एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिक्रूटर को फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने कहाँ काम किया और आपने क्या काम किया, ठीक है। तो एक अच्छी जगह पे इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश करो और उस पर अपना थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि 2 पैरेलल पाथ हैं, उसमें से एक पैरेलल पाथ इंटर्नशिप था। दूसरा पैरेलल पाथ क्या था कि अभी तक आपने देखो, अब अभी तक हमने शुरू से क्या किया, हमने अपनी स्किल्स फॉर्म करी और हमने अपने प्रोजेक्ट्स करे, हमने अपनी हैकाथॉन्स करी और हमने अपनी इंटर्नशिप्स करी। लेकिन एक चीज़ अभी तक हमने नहीं करी, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल बंदा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल बंदा हूँ, मेरे में स्किल्स बहुत सारी हैं, मेरे को प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करे हैं, मैंने हैकाथॉन जीत रखी है मैंने 3, ठीक है। और मैंने इंटर्नशिप कर रखी है 6 जगह। लेकिन मैं इस चीज़ को ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पाया। रिक्रूटर ने जब मेरा रेज्यूमे पढ़ा तो उसको लगा ये कैसा सा बंदा है। और एक दूसरा बंदा था जिसने मेरी वाली कोई भी चीज़ नहीं करी थी, लेकिन उसने अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट करा कि उसको रिक्रूटर को उसको देख के लगा कि यार ये बंदा इससे बेटर है। तो वो कैसे हुआ, वो हुआ एक अच्छा रेज्यूमे बनाने से, ठीक है। अच्छा रेज्यूमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप कर सकते हो एक हाई पेइंग जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो जो आपका 4th स्टेप जो इंटर्नशिप्स के पैरेलल में चल रहा है कि आप अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखो जो चीज़ें अभी तक हमने करी है ना, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, इंटर्नशिप, स्किल्स, इन सब को आप एक बहुत अच्छे से तरीके से अपने रेज्यूमे में दिखाना चाहते हो, ठीक है। और देखो एज अ बिगिनर जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हमें नहीं पता होता कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। उस पे आपको कैसे फोकस करना है कि देखो अगर आप बाय चांस पर्सनली किसी रिक्रूटर्स एक्सेट्रा को जानते हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि वो रेज्यूमे में क्या देखते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जाके सर्च करने की कोशिश करो कि एक रेज्यूमे में क्या होता है, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसी वीडियो देखने की कोशिश करो जो कि यूट्यूब पे आपको मिलेगी कि हाउ टू गेट अ गुड रेज्यूमे, ठीक है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट होता है 1 पेज रेज्यूमे होना चाहिए एंट्री लेवल पे आपका, और आपका मतलब प्रोजेक्ट्स 3-4 होने चाहिए, आपका क्या ऊपर होना चाहिए, क्या नीचे होना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, स्किल्स बोल्ड में होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो आप एक रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। इसमें इसमें आप तरीका ये फॉलो करो कि आप एक रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। एक अपनी तरफ से जो आपको बेस्ट लगता है बनाओ। उसके बाद ना आप फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसने आपके आज जिसने किसी अच्छी कंपनी में, फॉर एग्जांपल जिस कंपनी पे आप एम लगा के बैठे हो, जिसने उस कंपनी में काम कर रखा है या फिर करेंटली कर रहा है ना। और उसको अपना रेज्यूमे भेजो, उसको इतना बोलो ये रेज्यूमे देख के आप मेरे को बताओ इस रेज्यूमे में क्या क्या गलत है। इसको कहते हैं रेज्यूमे क्रिटिक कराना या फिर रेज्यूमे रिव्यू कराना। तो रेज्यूमे रिव्यू कराओ अपना लोगों से, ठीक है। जो आपने रेज्यूमे बनाया है वो लोगों को भेजो। और मोस्ट प्रॉबेबली 99% चांस इसी चीज़ का है कि आप जितने लोगों को भेजोगे उतने लोगों से आपको कोई ना कोई नई सजेशन मिलेगी। तो एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पीपल को अपना रेज्यूमे भेज के उसके बारे में रिव्यूज़ लो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके रिव्यूज़ लो और उनको अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करके फाइनली एक अपना फॉर्मल रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। रेज्यूमे स्कोर की भी वेबसाइट्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन उनमें अगर आपका स्कोर हाई होगा तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अपने रेज्यूमे को फॉर्म करने के बाद बहुत लोगों से रिव्यू कराओ और जो वो आपको सजेशंस दे रहे हैं उन चीज़ों को उनमें डालो। अगर आप इन 2 चीज़ों को कर लोगे तो आपका जो रेज्यूमे बाहर निकल के आएगा वो एक ऐसा रेज्यूमे होगा जिससे आपकी स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके हैकाथॉन्स और आपके इंटर्नशिप्स एक बहुत ही अच्छे और स्ट्रीमलाइंड तरीके से रिक्रूटर को दिख रही होंगी, ठीक है। और जब रिक्रूटर को वो दिखेंगी तो उसके पास कोई रीज़न बचेगा ही नहीं आपको एक जॉब को डिनाई करने का, ठीक है। तो फिर आपको जब वो बंदा देखेगा उसको ऑटोमेटिकली लगेगा कि अगर मैं इसको लूँगा तो फिर मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा और इसलिए वो आपकी जॉब को ले लेगा, आपको जॉब में ले लेगा, ठीक है।
तो आपको रेज्यूमे फॉर्म करना है, ठीक है। इससे यार इस टाइम अब मान लो आपने ये 4 चीज़ें कर ली, ठीक है। 4 चीज़ें हमने क्या देखी? हमने देखी स्किल्स फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट हैकाथॉन, इंटर्नशिप और रेज्यूमे फॉर्मेशन। इन 4 चीज़ों से आप इस टाइम पर्सनली एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बंदे हो एक अच्छी जॉब पाने के लिए, ठीक है। और अगर ये सब कुछ एकदम फेयर तरीके से चले तो फिर आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि हमेशा वो एकदम फेयर तरीके से नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी एक XYZ कंपनी की बात कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या हो सकता है यार? उसमें ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, लेकिन दूसरा एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिसके पास कुछ बैकिंग है उस XYZ कंपनी के एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो फिर ना क्या होगा, वो कंपनी सोचेगी कि यार जो कि इस XYZ कंपनी के एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बोला है कि ये दूसरे वाला बंदा ले लो, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस दूसरे वाले बंदे को ले लेता हूँ। क्यों? कोई ऐसा इसमें करप्शन टाइप का रीज़न नहीं है। इसमें रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगेगा कि यार ये जो XYZ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा है, ये जानता है कि हमारी कंपनी में किस टाइप के लोग चाहिए, और अगर ये पर्सन 2 को रेकमेंड कर रहा है तो इवन दो पर्सन 1 की स्किल्स देखने में थोड़ी सी बेटर लग रही है, देयर इज़ अ हायर चांस कि पर्सन 2 हमारी कंपनी में सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। ये जो चीज़ अभी मैंने डिस्क्राइब करी है ना, इसको एक रेफरल कहते हैं। तो रेफरल्स पे इससे पहले हम आए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो एक हमारा बहुत बड़ा स्टेप है, वो है आपकी नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आपने ये सब फॉर्म कर भी लिया है ना, इसके बाद जो एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है इज़ आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ लोगों से। आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बनाओ, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे जाओ, आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा करो और आप लोगों से बात करनी शुरू करो। अगर आप गूगल में जाना चाहते हो तो फिर आप गूगल में जो एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर है उससे बात करनी शुरू करो। आप उससे थोड़ी बहुत बात करोगे, आप उससे इंटेलिजेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे, तो फिर वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको एक स्मार्ट इंसान समझने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे आप जितने रिलेशंस फॉर्म करोगे ना, उससे होगा क्या कि जैसे मान लो इवेंचुअली आप जॉब सर्च करने वाले थे, तो आप अपनी तरफ से 10 कंपनीज़ में अप्लाई करने वाले थे। लेकिन अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है ना, तो आप 10 कंपनीज़ में अप्लाई करोगे और साथ में 5 आपके कोई नेटवर्क के लोग आपको हेल्प करेंगे 5 और कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली अगर पहले आप 10 जगह से आपका अच्छी जॉब मिलने का चांस था, अब आपका 15 जगह से अच्छी जॉब मिलने का चांस मिल रहा है, ठीक है। तो जब पहले 4 स्टेप्स हमने फॉर्म करे थे, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, इंटर्नशिप्स और रेज्यूमे, उससे जब आप एक बार अप्लाई कर देते हो किसी जगह पे, तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस हायर हैं। लेकिन अब अप्लाई ज़्यादा जगह पे कर पाओ, इसके लिए आपको नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के लिए आप लिंक्डइन पे जाओ, आप लोगों से बात करो, आप लोगों से कनेक्ट करो, आप लोगों से एक उनकी थॉट्स जानो, अपनी थॉट्स उनसे शेयर करो, थोड़े बहुत लोगों को जानो, अपनी एक पहचान बनाओ कुछ लोगों के बीच में, ठीक है। और फिर इस नेटवर्किंग को आप आगे जाके यूज़ एक और चीज़ के लिए कर सकते हो, जो होती है रेफरल, ठीक है। रेफरल अब बेसिकली हमारा जो ये 5वां नेटवर्किंग का पॉइंट चल रहा है ना, इसका एक सब पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अब क्या हो चुका है, इस टाइम तक जितनी हमने चीज़ें करी हैं, उसके बाद आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी जॉब्स देखो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और उनको आप अप्लाई करना शुरू कर दो। और देखो अब इसमें क्या हो रहा है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, आप जॉब में अप्लाई कर रहे हो, आप सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपके सेलेक्ट होने के चांसेस को डबल, ट्रिपल या इवन 4 टाइम्स भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी में हो, जो कि होती है एक रेफरल। एक रेफरल क्या होता है यार? एक रेफरल ना बेसिकली ये होता है कि हर एक कंपनी, हर एक बड़ी कंपनी एक ना प्रोग्राम रखती है अपने अंदर, जिसमें वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कहती है कि यार आप ना, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो कंपनी ना अपने जो उनके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप किसी को जानते हो जो आपके हिसाब से हमारी कंपनी में एक अच्छा फिट रहेगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, तो फिर आप उस बंदे को प्लीज़ रेफ़र करो हमारे को, ताकि हम उस बंदे को हायर कर लें, ठीक है। तो ये एक एग्जिस्टिंग, मतलब मोस्टली हर, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल, ठीक है, आप और भी किसी भी बड़ी बड़ी अमेजॉन, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, एक ना एक रेफरल प्रोग्राम हर कंपनी होल्ड करती ही है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आपके रेफरल के चांसेस एटलीस्ट डबल तो हो ही जाते हैं। रेफरल से आपके हायर होने के चांसेस एटलीस्ट डबल तो हो ही जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बंदा कह रहा है कि एक बंदा अच्छा है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा अच्छा ही होगा, ठीक है, वो उनको ट्रस्ट करते हैं। तो रेफरल अगर आप ले रहे हो, तो कुछ कंपनीज़ में तो ऐसा होगा कि आपका इंटरव्यू मिलना ऑलमोस्ट श्योर ही है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद
आप अपनी स्किल्स वगैरह को यूज़ करके सिलेक्ट होगे, लेकिन पहले इंटरव्यू वाली स्टेज तक आपको कॉल आए, इंटरव्यू कॉल आए, वो चीज़ एक रेफरल आपकी बहुत ईजिली करा लेता है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप रेफरल लेना चाहते हो। पर अब आप ऑफकोर्स सोच रहे होगे, यार मैं यहाँ पे नया नया बंदा हूँ, ना मेरा कोई रिलेटिव है माइक्रोसॉफ्ट में, ना मेरा कोई रिलेटिव है गूगल में, अगर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है। और ये एक्चुअली में बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हम में से हर बंदा हर कंपनी में किसी ना किसी को तो नहीं जानता, मैं भी हर कंपनी में किसी ना किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो आप एक रेफरल लोगे किससे, ठीक है। अगर आपको अपने चांसेस 3x2 करने हैं कहीं गेट इन होने के, तो आप वो रेफरल लोगे किससे। तो यार ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो नेटवर्किंग वाले पॉइंट में आपने लोगों से कनेक्ट किया था, आपने उनसे बात करी थी, आपने अपनी एक वर्थ दिखाई थी, ठीक है। तो जो कि आपने लोगों से कनेक्ट कर रखा है, आप उनको फिर से मैसेज करो, आप उनको बोलो, यार देखो मैं ना आपकी कंपनी में एक जॉब लेना चाहता हूँ, ये मेरा रेज्यूमे है, ठीक है। उनको अपना रेज्यूमे भेज दो, बोलो ये मेरा रेज्यूमे है और मेरे को लगता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा फिट हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आप प्लीज़ मेरे को इस रोल के लिए अपनी कंपनी में रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सा मैसेज फॉर्म करके उस बंदे को भेज दो और अपना रेज्यूमे भेज दो। और 90% टाइम्स, इनफैक्ट अगर आपने जो अभी तक मैंने स्टेप्स बताए हैं, प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन्स एटसेट्रा और स्किल्स वाले और रेज्यूमे क्रिटिक कराने वाले, अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया है तो 90 नहीं 100% ऑफ द टाइम्स रेज्यूमे वाला बंदा आपको रेफरल देने के लिए मना नहीं करेगा। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि रेफरल से फ़ायदा सिर्फ आपका हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, रेफरल से उसका भी फ़ायदा होता है। तो अगर वो बंदा बेसिकली आपको रेफ़र कर रहा है और आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो उसको भी कुछ रिवॉर्ड मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कॉम्पनसेशन मिलती है, कैश मिलता है एटसेट्रा, लेकिन डिफरेंट टाइप का रिवॉर्ड भी हो, लेकिन रेफरल प्रोग्राम में कोई ना कोई रिवॉर्ड जो बंदा रेफर कर रहा है ना उसको भी मिलता है। तो अगर आपने एक अच्छा रेज्यूमे बनाया हुआ है जिसमें आपकी अच्छी स्किल्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी हैकाथॉन्स हैं, अच्छी इंटर्नशिप्स हैं, तो फिर उस बंदे को देख के बहुत ज़्यादा चांसेस लगेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, और इसलिए वो आपको रेफ़र करने में 1 मिनट का भी डिले नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर उसने आपको रेफ़र कर दिया तो होगा क्या, आपको इंटरव्यू में पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब आप इंटरव्यू में पहुंचोगे तो फिर जो कि आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स और इंटर्नशिप्स करी हैं, तो फिर इंटरव्यू वाले भी आपको मना नहीं करेंगे आगे जाने से और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 5वां पॉइंट, जो कि हुआ कि आपको नेटवर्किंग करनी है। और छठा पॉइंट हमारा हुआ कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप एक रेफरल के थ्रू जाओ, ठीक है। अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो, अगर आप किसी टियर 1 कॉलेज में आप ऑन कैंपस जा रहे हो, तो फिर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके वैसे ही चांसेस काफ़ी हो जाते हैं इंटरव्यू तक पहुंचने के। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो तो फिर एक रेफरल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब एक बार ना एकदम शुरू से जो हमने पहली बार से पढ़ा है उसको हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करने को बोले हैं। हमारे 6 स्टेप क्या हैं एक प्रॉपर हाई पेइंग वेब डेवलपर जॉब लेने के लिए। स्टेप नंबर 1, स्किल्स को फॉर्म करो, स्किल्स को मास्टर करो, ठीक है। जिसमें आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाह रहे हो, आप थोड़ा बहुत एक फुल स्टैक डेवलपर बनने को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। और उस फुल स्टैक डेवलपर को एक्सप्लोर करते करते आप थोड़ा बहुत बैक एंड और फ्रंट एंड को भी एक्सप्लोर करोगे, और इवेंचुअली आपको जो चीज़ सही लगती है तीनों में से, फुल स्टैक, फ्रंट एंड और बैक एंड, आप उसमें अपने आप को आगे बढ़ा के एक अपनी उसमें एडवांस्ड स्किल सेट फॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या हुआ, स्किल सेट को फॉर्म करना। स्टेप 2 क्या हुआ, स्टेप 2 हुआ कि आपने जो स्किल सेट फॉर्म किया है उसको शोकेस करने के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप कुछ कोड बनाओ, और अपनी सॉफ्ट स्किल्स को पोर्ट्रे करने के लिए आप कुछ चीज़ें करो, जो कि क्या था, प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स। तो हमारा स्टेप 2 था प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स, जो अगर आप अच्छी करोगे तो वो आपके रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। स्टेप 3 था कि मीनवाइल जब आप ये सब कर रहे हो, जब आप अभी एक्चुअल बहुत अच्छी जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, तब भी इंटर्नशिप देने के लिए आपको बहुत सारी कंपनीज रेडी होंगी। तो आप उन कंपनीज़ में इंटर्न करके एक कॉर्पोरेट कल्चर को अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि जब आप एक कंपनी में काम करते हो वो कैसे अलग होता है उस चीज़ से कि जब आप अकेले काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट कल्चर को समझो। ये था हमारा स्टेप 3, यूजिंग इंटर्नशिप्स। इसके बाद था हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 हमारा था एक अच्छा रेज्यूमे बनाना, जिसके लिए हमने स्टेप्स जो देखे थे बेसिकली 2 स्टेप्स, और ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, दुनिया का हर एक बंदा फॉलो कर सकता है, जो कि क्या थे कि आप एक रेज्यूमे बनाओगे और आप उस रेज्यूमे को और लोगों को भेजोगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, जो एक अच्छी जॉब पा चुके हैं, उनको आप उस रेज्यूमे को भेजोगे और उनसे बोलोगे कि यार प्लीज़ मेरे इस रेज्यूमे के बारे में मेरे को सजेशंस दो। और जो सजेशंस आपको मिलेंगे आप उनको बहुत सीरियसली अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करोगे। इस चीज़ को अगर आप करोगे ना, अगर आपने ये चीज़ कर ली, तो मैं आपको अपनी एक पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ, आपका रेज्यूमे अच्छा बनेगा।
ठीक है, और आपका रेज्यूमे इम्प्रूव होगा ही होगा अगर आप लोगों की सजेशंस को इंक्लूड करने लग जाओगे अपने रेज्यूमे के अंदर। 4th स्टेप हमारा हो गया रेज्यूमे फॉर्मेशन। ठीक है, आपने स्किल्स फॉर्म कर लिया, अपने प्रोजेक्ट्स हैकाथॉन्स कर लिया, अपने इंटर्नशिप्स कर लिया, अपने रेज्यूमे अच्छा फॉर्म कर लिया। इसके बाद 5th और 6th स्टेप क्या थे? आप नेटवर्किंग करोगे, आप थोड़े बहुत लोगों को जानोगे इंडस्ट्री में, और उनको फिर आप यूज़ करोगे अपने 6th स्टेप में कि जब आप अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो या आप कोई ऑनलाइन ढूंढ के अपनी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग लोगों को मैसेज करके उनसे एक रेफरल मांगोगे, जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेफरल अगर नहीं मिलता तो पहले 5 स्टेप से भी इनफैक्ट आपको जॉब मिलने के चांसेस इस टाइम बहुत हाई हैं ही हैं, लेकिन जस्ट एक छोटी सी परसेंटेज और बढ़ाने के लिए हम रेफरल पे जा रहे हैं। तो फिर आप एक रेफरल मांग के उस जॉब में अप्लाई कर दोगे, और इसके बाद आपको एक ना एक अच्छी जॉब तो मिलेगी। आप थोड़ी सी जॉब्स में भी अप्लाई कर लोगे, उनमें से एक ना एक में से आपको एक रिवर्ट आएगा और आप इवेंचुअली एक अच्छी हाई पेइंग जॉब ले चुके हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 स्टेप्स ऑफ गेटिंग अ गुड हाई पेइंग जॉब। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बार और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने वीडियो के बीच में बताई थी कि एंट्री एलिवेट आपके लिए एक फुल स्टैक डेवलपर कोर्स लाया है। तो ये बेसिकली जो मैंने 6 पॉइंट्स बोले हैं ना, ये सारे के सारे आपको कवर करने में हमारा फुल स्टैक डेवलपर वाला कोर्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस कोर्स को ज्वाइन भी कर लेते हो तो ये 6 स्टेप्स हम आपको फॉलो कराएंगे। ठीक है, विद गाइडेंस। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है जिसमें आपको इंटर्नशिप की गारंटी मिलेगी, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी लाइफ टाइम, तो आप जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया उसको फिल करके अपनी डिटेल्स दे दो बस। बाकी हमारी टीम से कोई आपसे कांटेक्ट में आएगा और बहुत अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपको इस कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझा देगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ अच्छा सा। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।